सारे ही गुजर रहे हैं। ज़ाती सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम, शहराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे मुकदमात थे। एक तो वो जो इस्लामाबाद के अंदर F7 के घर में ग्रूसम मर्डर हुआ था नूर मुक़द्दम का, वो मुकदमा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट और फिर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जिसको सज़ाए मौत हुई है उसकी अपीलों की आज समाअत हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी वो भी, जबकि 11 रुकनी लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच, उसने रिज़र्व सीटों के ऊपर समाअत शुरू की। और जैसा एक्सपेक्टेड था कि हामिद खान साहब की जो सियासी पिटीशन थी वो तो अभी पीछे ही पड़ी है, लेकिन नासिर साहब के दोस्त फैसल सिद्दीकी साहब की जो दरख्वास्त थी जिसमें कि ये नुक्ते उठाए गए थे बेंच की तश्कील के हवाले से, आज उसकी समाअत हुई है। उस पर उनके आर्गूमेंट्स ने क्या तासुर बेंच के ऊपर छोड़ा और उसके साथ ही जो जजेस की सीनियरिटी का मुकदमा है उसमें क्या हुआ। तो ये तीन अहम केसेस हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तैयब बलोच, नासिर इकबाल साहब और जहांज़ेब अब्बासी। तो नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं कि आज फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जो हैं वो उनके अंदर कितना दमखम था और वो अदालत को कितना कन्विंस कर पाए। और एक सवाल मेरा भी ऐड कीजिएगा कि आपने फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल को कैसा पाया? आपने फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल को कैसा पाया? वो दलाइल थे भी या? अच्छा, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो ये कि जो आपको याद है एक दिन पहले हामिद खान साहब ने एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो केस सुन रहे हैं रिजर्व सीट्स का, इससे पहले 26 अमेंडमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको डिसाइड करें, क्योंकि ये ब्रॉड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हर मामलात पे। तो उस पर और उसके अलावा 3 मुतफरक दरख्वास्तें थी नासिर साहब उनकी, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है ना। नहीं, सब्जेक्ट एक का है, उसके ऊपर इतनी स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल की है। नहीं, लेकिन उसमें सुन तो लेना। बल्कि हामिद खान साहब ने कहा कि ऑफिस ने कहा कि स्लगिश, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो लफ्ज़ है ना स्लगिश वो इस्तेमाल किया। स्कैंडलस तो चलो समझ में आती है कि वो पटिशन, उसमें कुछ जजेस के बारे में बातें थी, जैसे जस्टिस काजी फायज़ साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि वो वेट कर रहे थे कि इल्ज़ाम तराशी। हाँ। लेकिन जो बात आई है स्लगिश, तो वो उन्होंने हामिद खान साहब ने शिकायत की कि ये समझ में नहीं आया कि ये स्लगिश का क्या मतलब है। तो मैंने बाद में उनसे पूछा भी, सर ये स्लगिश का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता। पंजाबी में चवले ही कह सकते हैं। तो अभी वो ऑफिस उस पर, लेकिन ऑफिस कोर्ट ने उनको यही कहा है कि आपने चैलेंज करना तो कर दीजिएगा। हाँ। हम तो हमारे सामने ये इशू नहीं है जब तक वो हमारे सामने बात नहीं आएगी। लेकिन एक और बात हुई थी नासिर साहब, जब उन्होंने कहा कि स्कैंडलस, तो उस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल काफ़ी बरहम नज़र आए कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि वो स्कैंडलस है और अगर ये स्कैंडलस साबित हो जाती है तो फिर उसका क्या होना चाहिए, फिर उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा था इसके क्या रिपरकशन होंगे। हाँ, कॉन्सिक्वेंस भी नहीं उन्होंने लफ्ज़ बोला, रिपरकशन। और एक और बात भी की कि आप जैसे सीनियर वकील से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप एक स्कैंडलस पिटीशन फाइल करेंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप इस तरह की बात करें। झूठ बोले तो ये अच्छा। जहाँ तक नहीं नासिर, वैसे हामिद खान साहब की उस दरख्वास्त जो कि नहीं लगी, अभी ऑफिस के अंदर ही घूम फिर रही है, उसमें ये जो उन्होंने नुक्ता उठाया था कि जिसपे काजी फैज़ ईसा की ज़ात के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस की गंद उछालने की कोशिश, मैं तो ये कहूँगा कि उसमें कि जी उन्होंने ये लगने नहीं दी है 3 महीने तक, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आनी थी। ठीक है, ये आपको पता है कि क्या हुआ था? मुझे याद है ये केस, जब आपको याद हो कि एक मीटिंग हुई थी और जजेस कमेटी की मीटिंग फैसला आया 12 जुलाई को। हाँ, तो इस पे कहा गया था कि ये केस सॉरी इस पे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने शायद छुट्टियों पे जाना था, तो इस वजह से ये डिले हुआ था जहाँ तक मुझे। और तफसीली फैसला नहीं आया था। ये कहा गया था, काजी साहब ने कहा था ना कि केस लगाएं वो क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक मरतबा उसका 14 दिन में लगना जरूरी है, जो कानूनी सूरत हाल थी। वो तो कमेंट्स भी आ गए, और वो कमेंट्स जो है ना वो उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, मतलब ये कोई सोर्स की बात नहीं है। कमेंट्स निकाल ये कमेंट्स बेसिकली उसमें यही कहा गया था कि मीटिंग में
ये कहा गया था कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि विद इन 40 डेज ये केस लगना चाहिए, तो ये केस लगाया जाता है। उस वक्त छुट्टियाँ आ रही थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और बेंच भी अवेलेबल था, बेंच भी अवेलेबल और वही बेंच था, बिल्कुल। और उसी के 2 जज साहबान जिसमें ऑथर जज भी थे, उन्होंने कहा था कि हमने छुट्टियों पे जाना है, और शायद 2 महीने 3 महीने के बाद जो है ना वो आपका फैसला आया। तो ये वन ऑफ द रीज़न थी डिले की। हाँ, तो इसलिए जस्टिस हामिद खान जब ये मैंने पढ़ा था, मैं भी ज़रा परेशान हुआ था, अचंभे का शिकार हुआ था, ये क्यों उन्होंने लिखा है। हाँ। इसलिए कि इसके जो वाक़यात हैं वो डिफरेंट है, कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट्स हैं। तो इसीलिए फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसकी क्या रिपरकशंस होनी चाहिए। और आपको एक और भी याद, जब ये आज प्रोसीडिंग शुरू हुई है ना, तो हामिद खान साहब पहले खड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि मैंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है। बेखत में 5 मिनट तक जजेस जो हैं वो ढूंढते रहे, वो उनको ढूंढते रहे, कभी क्या आया उनके पास आई है एप्लीकेशन, ये नहीं है। लेकिन आखिर में एंड हाँ। में यही हुआ कि नहीं, हमारे सामने ये नहीं है, ये तो इसका ना, इसका शायद नंबर नहीं लगा, तो जब तक नंबर नहीं लगेगा हम इसको टेकअप नहीं करेंगे। तो इस पर फिर हामिद खान साहब, फिर उन्होंने कहा कि आप ज़रा अपने AOR से चेक कराएं कि ये हुआ क्या है, ज़रा पूछें। तो फिर उन्होंने हामिद खान साहब ने AOR से चेक करवाया, बाद में एंड में जाके बताया कि ये रीज़न्स हैं कि वो स्लगिश और स्कैंडलेस होने की वजह से उस पर नंबर नहीं लगा, और वो जो है वो शायद ऑब्जेक्शंस रेज हुई, हो सकता है वो विड्रॉ भी हो जाए, मतलब वो वापस कर दें, एंटरटेन ना करें, ये मुमकिन है। ये मुमकिन, फिर वो इतराज़ात करें। तो अच्छा, आज के आपके जो पसंदीदा फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने तो आज जो आर्गूमेंट किए हैं वो तो यही है, बतौर क्या बज़ुबान गालिब कि जुनू में बक रहा हूँ, ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं, लगी देखें मुझे। बॉस ने देखें उन्होंने ब्रीफ वो लेना है ना जो उनके क्लाइंट ने कहा है, तो जो क्लाइंट ने उनको कहा है ज़ाहिर है वो उन्होंने वही आर्गूमेंट करनी है ना। तो और फिर ऑन हिज काउज वो बहरहाल एक अच्छे वकील तो हैं, तो आर्गूमेंट उन्होंने किए हैं, क्या ठीक है, किए हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि लेकिन बज़ाहिर आज तक जजेस वर नॉट कन्विंस। वैसे उनके आर्गूमेंट थे क्या ना? बेसिकली वो यही कह रहे थे कि जो जिस ओरिजिनल बेंच ने ये केस सुना था, जुलाई 12 की जजमेंट दी थी, वो 13 मेंबर बेंच था, और रिव्यू का ये लॉ है कि रिड्यूस जज नहीं सुन सकता, वो उसी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का जज सुनेगा, बेंच सुनेगा जिसने पैलेट केस डिसाइड किया हुआ है। तो उन्होंने एक सजेशन भी दी थी कि अगर 2 जजेस उसमें से हट गए और उन्होंने अपना माइंड दे दिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उन्हें फिर भी बुलाएं, और अगर वो ना आए तो उनको रिक्यूज़ल समझा जाए, फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग कॉल करवा के 2 जज ऐड करवा दिए जाएं, तो इस तरह वो 13 मेंबर हो जाएगा। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि देखें, ये हमें आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नहीं, तो वो जो दो जज अपनी राय दे चुके हैं उसको कहाँ रखेंगे? वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब बार बार यही कह रहे थे कि देखें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये नहीं है। 15 इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 15 जजेस पे मुश्तमिल है, उसमें से 2 जज इसलिए हम नहीं बिठा सकते कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में वो केस सुना हुआ है, रह गए 2 ने उसको डिसेंड कर दिया, तो वो किस तरह बैठेंगे। और एक और मज़े की बात है, मैंने एक वकील से पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं, उन्होंने उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, सपोज़ मैं आर्गू करता हूँ और वो जो 2 जजेस बैठे हैं सामने और वो मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा कि क्या मैं तो आपको एड्रेस ही नहीं कर रहा, मैं तो 11 जजेस को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो आप क्यों ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ। तो कहते कि देखें वो बैठ ही नहीं सकते, उनका नहीं, ये लेकिन कहने का उसमें फिर उन्होंने जो है वो काका जी, मैं आपको मिसालें देता हूँ, और उन्होंने मिसाल निकाली जो कि हमने भी अपने उसमें कही थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जब रिव्यू लगा था तो वो पहले छोटा बेंच बना था, तो उन्होंने कहा कि वही बेंच सुने जो 10 रुकनी मेंबर बेंच हो, और फिर उसने रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अमीन साहब आ गए थे, तो वो 10 रुकनी ही ने सुना था बेंच का। तो उस पे जो है वो फिर जैसे हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं, उनकी इस दलील पे उन्होंने क्या कहा था, उस पे उन्होंने कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने भी ये कहा कि उसमें किसी जज ने डिसमिस नहीं की थी और रिव्यू को आखिर तक सुना था उन्होंने, आखिर तक यहाँ पे तो वो डिसमिस करके चले गए, डिसमिस करके, और अभी इब्तदाई समात थी, पहली ही समात के ऊपर जो है वो इसको खारिज कर दिया गया। दूसरा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी ये कहा कि देखें, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते, तो जिस पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा
कि उन जजेस ने खुद इस बात पे एग्री किया है, वो इस बात पे वो राज़ी हुए हैं कि हमने इस बेंच में नहीं बैठना, हम बस अपना व्यू जो हमने इन दरखास्तों को पहली ही समात पे नाकाबिल समात करार देकर ख़ारिज कर रहे हैं। तो जब 2 जजेस खुद नहीं बैठ रहे तो हम ज़बरदस्ती उनको कैसे बिठा सकते हैं। तो फैसल सिद्दीकी साहब का आर्गूमेंट जैसे नासिर इकबाल साहब ने भी बयान किया, वो यही था, वो कहे थे जी कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और इसमें फिर नए 2 जजेस जो हैं वो नामज़द करें। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि कल अगर किसी स्टेज के ऊपर उन 2 जजेस में से या कोई एक जज फिर अगर इस पिटीशन को पहली समात पे डिसमिस कर दे तो फिर क्या होगा। तो न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है, इसका जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा देखें, आप जो 1980 के रूल्स या जो मुस्तकबिल की जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब तो 13 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच भी उस केस को सुन सकता है। तो उन्होंने इस पे भी कहा। तो अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर जो फैसल सिद्दीकी साहब का आर्गूमेंट है, मैं पर्सनली तो जो जैसे नासिर साहब ने कहा कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोर्ट कन्विंसिंग नज़र नहीं आई। हाँ, ये एज अ कोर्ट रिपोर्टर मैं ज़रूर तवक्को कर रहा था कि हो सकता है आर्गूमेंट्स इस साइड पे आएँ कि औसर जज क्यों नहीं हैं। तो लेकिन वो हिस्सा मुझे मिस नज़र आया आज। मतलब है कि वो ये नहीं इंसिस्ट कर रहे फैसल सिद्दीकी के वही बेंच हो, वो शायद कल करेंगे। और इसमें एक, अगर आपकी इजाज़त है, आपका टाइम मैं ले रहा हूँ, उसमें जस्टिस अमीन साहब ने ये के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। 2 बातें और भी की हैं। उन्होंने कहा ये जो 11 मेंबर बेंच है ना, ये उन 2 जजेस की ख्वाहिश पर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और दूसरा फैसल सिद्दीकी साहब का आर्गूमेंट लिया जाए तो फिर मैं जो मंजर कशी यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जमाल मंदोखेल साहब वो तीनों जा रहे हैं, वो जस्टिस अकील अब्बासी को पकड़ के खींच के बेंच के अंदर लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाना। अच्छा, वो इसी तरह से दूसरे। अच्छा, इसमें एक बात और भी है ना कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक और बात भी बताई। उसने कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए कि ओरिजिनल जजेस को बैठना चाहिए, तो ये जहन में रखें कि वो जो 2 जज जिन्होंने रिजेक्ट किया है और वो उठ के चले गए हैं, उनमें एक नए जज भी हैं, वो उस बेंच में नहीं बैठे हुए थे। नहीं, दूसरे एक और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन एक ये भी थी कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून की वायरीज को देख रहा था, फुल कोर्ट देख रहा था, तो उसमें बार बार जो है वो एक सवाल आ रहा था एक कोलीग जज की तरफ से कि फिर इसकी अपील कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा कि ये फिर फुल कोर्ट बैठी है, तो ये कलेक्टिव विजडम जो है ना वो बैठी हुई है। तो अब भी जो है वो आईनी बेंच के अंदर 2 जज वो हैं जो कि सुन चुके हैं नीचे हाई कोर्ट के अंदर इसको, और 2 जज साहबान वो हैं जिन्होंने पहली हियरिंग पे डिसमिस कर दिया। तो अब उसके बाद जो जज बच जाते हैं वो कलेक्टिव विजडम है और वही होगी। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये बात समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को? सर सबको समझ है, हाँ। सबको समझ है। बेसिकली मामला ये था कि उस टाइम भी जब ये बेंच बना 15 रुकनी और 13 रुकनी, क्योंकि 2 तो वो चले गए, तो जब 13 रुकनी बेंच बना, याद है आपको, परसेप्शन मैनेजमेंट की गई थी। चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि इन जजेस को उठ जाना चाहिए, बेंच टूट जाए, तहलील हो जाए, ये कि हम नहीं सुनते। फिर आपने भी कहा, नासिर भाई ने भी, हम वो तो एक अच्छा सुने, नजर आ रहे थे ना वो सारी बात। हमने ये डिस्कस किया कि वो अगर सपोज करें कि वो, तो उनके पास क्या जवाज़ होगा लीगली, वो चीज़ों के बाउंड हो है ना कि हम किस वजह से उठ रहे हैं। तो उनके पास जवाज़ नहीं था। उन्होंने एक जवाज़ तो बनाया कि पहली समात हो गई, जो ही समात हुई, जब नोटिस देने पे मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी नहीं करते, हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं और हमारा कंक्लूजन ये है कि ये दरखास्तें जो है वो नाकाबिल समात है, हम वो 8 जजेस वाला फैसले को जो है वो बहाल रखते हैं। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि वो माइनॉरिटी व्यू है, उनका कोई मसला ही नहीं है, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। नहीं, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं अक्सरियती फैसला हो ना हमारे पास सामने, वो तो चाह यही रहे है ना। अच्छा, ये मज़हर साहब ने ये भी कहा, अगर आप उन्होंने कहा कि हमने तो ये आपस में डिसाइड किया था कि ये जो अक़लियती राय है, ये जब केस कंक्लूड हो जाए तो इसको शुमार किया जाए। लेकिन ये जो जजेस अपने डाइसेंट में कह रहे हैं कि हमें शुमार भी ना करें आप। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी राय को शुमार भी ना किया जाए, हम केस डिसमिस भी कर रहे हैं। सुने आप ना, तो ये वजह क्या है? हाँ, बाई डिज़ाइन है। अच्छा, ये मामला चल ही ना सके, हाँ, लटकाया जाए, ये नेक्सेस है ना सर। तो लटकाने का जजों को क्या फायदा है? जजों, उन जजेस को फायदा होगा ना कि मंसूर अली शाह वाला फैसला ही रह जाए, ये चेंज ना हो जाए, या ये जो मावरा आइन
वो थर्मोस वैसे का वैसा रह जाए, ठीक है ना, उसमें कुल्फिया भी रह जाए और चाय भी रह जाए और वो चीज़ें ठीक ना हो, करेक्शन ना हो, बस सरदार जी का हाँ, थर्मस तरतीब में बरकरार रहे। हाँ, तरतीब में चीज़ ना आए, ये उनका फ़ायदा था। इसी वजह से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो है वो केस ये जो है फिट करके बना के दे दिया। पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहे। हाँ, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहे, ये बिजनेस ऐसे रहे, तो इसी वजह से देखे हामिद खान साहब भी वही चीज़ें लेके आ गए, ये सुनी ताद कौंसल भी, और ये इनको स्टक करने की कोशिश है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है नासिर साहब कि ये केस, क्योंकि आज तो कहा था जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने कहा था कि आप ठीक है, आप करें, आप आज आर्गूमेंट फैसल सिद्दीकी साहब उन्होंने खींचतान के कल तक का वक्त तो ले लिया है, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि आज तो हमने बड़ा आपको पेशेंस दिया, हो सकता है कल ना हो। होनी भी नहीं चाहिए सर फजूल आर्ग्यूमेंट पे यार, आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं ऐसी है। नासिर साहब दरखास्त, इसको जुर्माना नहीं लगाना चाहिए अगर डिसमिस होती है तो? नहीं देखें, अभी तो वो एक चीज़ ध्यान में रखें, वो 5 पॉइंट उन्होंने रेज़ किए हैं, ये पहला ऑब्जेक्शन था, अभी इसको पहले ऑब्जेक्शन की है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट देखें, ये तो पास्ट प्रैक्टिस है कि वो जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वो फिर वापस भी ले लेते हैं। आपको याद है ना जवाब? नहीं नासिर साहब, ऐसे ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये था कि जनाब जो है वो मखसूस ग्रुप्स की इजारादारियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी, मखसूस वकला की, वो तो लग रहा है फिर दुकान खुल रही है। नहीं देखिए, जो अच्छे वकील हैं लोग तो उन्हीं को अप्रोच करेंगे ना, लेकिन ये बात है कि 26 अमेंडमेंट के बाद हालात बदल गए हैं, हर चीज़ बदल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स पीछे रह गया, उसमें नई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। हाँ, जस्टिस जिस तरह जमाल खान नहीं, मंदोखेल रूल्स साहब, की बात जो है वो अगर मोहम्मद अली मस्जिद साहब की बात ली जाए तो वो तो ये कह रहे थे कि हम पूरी इज्तिमाई दानिश मौजूद है यहाँ पे, तो ना इसमें रूल्स हों या ना, उससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता है। जस्टिस लेकिन तो जमाल खान रूल्स मंदोखेल किसने साहब बनाने हैं? ने, जज साहिबान ने बनाने, ये क्यों नहीं बनाते? लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी इसको हिंट किया था, और ये फैसल सिद्दीकी साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया जमाल है खान साहब ने कहा मेरे मुंह में ना डालें, मैं कि जो कमेटी बैठती है, जो Judges committee, हाँ। 191A वाली कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आईनी बाद, बेंच हाँ, की जजेस हाँ, कमेटी है। उसके रूल्स अभी बने नहीं हैं। हाँ, लेकिन तो- उसमें है कि वो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली 191A आने के बाद केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड भी है और कमेटी का फैसला भी है। वो जो कह रहे थे ना कि मैंने सवाल उठा दिया, मेरे सवाल का, नए सवाल का जवाब दें आप। नज़र अब्बास के केस में भी यही होल्ड हुआ है। और जस्टिस आमिर जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब ने भी बात उन्होंने याद कराई है कि जो आर्टिकल 191 को आप गौर से पढ़ें तो उसमें तो 185(3) की जो केसेस पहले होते थे वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही आएंगे। हाँ। अब ये वो बात नहीं है कि जिस इशू में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की अब ज़रूरत होगी, अगर वो आर्टिकल 185 में भी फाइल हुई है तो वो आएगी फिर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पे बेंच भी में। ये तो वो है कि जिसमें भी आईनी बेंच या आईनी तशरी या कानून की तशरी होगी वो आईनी बेंच के अंदर आएंगी। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा था ना, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की जो पटिशन है कि कानून भी तब्दील हो गया और उसके बाद फिर इस कानून के तो उसकी भी वायरीज का मामला है, तो काफ़ी चीज़ें। तो आपको लगता है कि कल कितनी देर फैसल सिद्दीकी साहब को इस इशू पे बोलने की इजाज़त मिलेगी? फैसल सिद्दीकी साहब ने तो कहा है कि कल मैं कंक्लूड कर दूंगा। कल तो पूरा दिन होता है ना। एक और बात भी की, मुझे 2 दिन लगे। नहीं, ये जो नहीं, अदालत 2 का दिन वक्त ज़ाया तो होगा नहीं ये है। कौन करेगा? मेरे ख्याल इसका में कौन, मतलब ये मेरे और आपके पैसों के ऊपर? वो तो वक्त ज़ाय कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ही नहीं। नहीं यार, अच्छा फिर छोटी सी बात सर, हाँ, पता है क्या है? नहीं, ये जो अदालत का वक्त ज़ाया होगा हाँ, इस पे जब क्या जस्टिस होगा? अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मतलब ठीक, ये अदालत मजाक करने हाँ, के लिए है। जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है आप आगे चले, हमने समझ लिया, नहीं अभी मेरा पहला ही पॉइंट है, ठीक है यार आप आगे चले। फिर कहते हैं कि देखे माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे बतलाना चाह रहा हूँ, बेशक ये फैसला मेरे हक में ना हो, मैं ये मेरे मतलब है वो उसको क्लाइंट को भी वो कह फेवर रहे ना हैं कि मिलो। सुप्रीम कोर्ट jurisprudence जूरिस्प्रूडेंस, भाई जूरिस्प्रूडेंस है तो लॉ सामने लिखा हुआ है, आइन लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, सब कुछ है। भाई आप भी वकील हो, हम समझते थे कि बड़े सीनियर वकील हैं, डॉन में आर्टिकल लिखते हैं तो इनको कुछ विजडम भी होगा, वो विजडम, हाँ, तो वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ वक्त का ज़िया है, वो सिर्फ ये कि 2 जज साहबान जो चले गए हैं बस उन्हीं को बेस बुनिया के लटकाना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और उसका फ़ायदा क्या है? नहीं मैं इस देखें, पे हाँ, एक कमेंट ये ज़रूर करूँगा। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हैं मेरे ख्याल में, उस पर हमारी जूरिस्प्रूडेंस 26वीं तरमीम के बाद तय होनी चाहिए थी। जैसे रूल्स का मामला है,
इस पे हम आप भी बात करते रहे, हम भी बात करते रहे कि रूल्स तय हो जाने चाहिए थे। जो 1980 के जब मार्शल लॉ लगा हुआ था उस वक्त के रूल्स हैं। तैयब सुन लें, जजेस कमेटी के जो इजलास होते हैं उनके मीटिंग मिनट्स आने चाहिए। नहीं आते। काजी फ़ाइसा साहब के दौर से प्रैक्टिस सही है, वो नहीं आते अब। इसी तरह से फुल कोर्ट क्या है, अब फुल कोर्ट ये आइनी बेंच जो दस्तयाब है वही यही हैं, ये वो है जो इसके ऊपर एक अंदर जजमेंट आ जानी चाहिए थी। नहीं देखें ना, बात ये है एक कि मिनट, ये तो ये 26वीं आईनी तरमीम में ही तय होंगे ना। ये तो चीजें तय होंगी। आज तो 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दे रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब, हालांकि खुद चैलेंज की हुई है। अच्छा सुने, ये चीजें तो तय होंगी ना, रूल्स और ये अलग बहस है यार। यहाँ पे ना एक आम सी बात है, एक लेमैन को भी पता है कि एक नुक्ता है, उस नुक्ते पे 13 जज बैठे, 2 जज फौरन अपनी ओपिनियन पे पहुंच गए, 11 ने अपनी ओपिनियन बनानी है, बेंच टूटा भी नहीं है। 13 का बेंच था वो यूं मिनिमाइज हुआ कि 2 जजेस ने अपना राय दे दिया, 11 ने अपने राय पे पहुंचना है। आम सी बात है, जर्नल सी बात है, ये अक्ल के अंधे को भी पता है हमारे। चलें देखते हैं कल इसके ऊपर अदालत क्या फैसला लेती है। बड़ा लंबा हो गया ये मौजूद, आपने बहुत खींच दिया, अभी 2 मौजूद बाकी हैं जी यार। बस वो एक ही जुमला, मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ दरखास्तें और भी हैं एतराज़ी, चलें तो वो डिले के उसमें अगर हम देखें ठीक है। अब वो कौन देगा इसमें? कल ये अटॉर्नी जनरल को वैसे नोटिस तो हो गया है इसमें, उन्होंने वेव कर दिया भाई, तो वो नोटिस वेव करके उनको ये है ना, मतलब कि वो प्रोसेस वेव कर दिया ना उन्होंने, सामने वसूल कर लिया। तो अटॉर्नी जनरल की राय सुन के और उसके बाद जो है बाकी भी मखदूम अली खान साहब भी बताएंगे और वो भी सारी तो ये सुन लेंगे। चले एक मामला जो है ये इस तरह से तय हो जाएगा। ऑल दो के बहुत सारे वकला से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बड़े नॉनसेंसिकल किस्म के आर्गूमेंट्स थे। सही बात। तो अब आ जाएं आप जनाब नाज़र भाई को तो उनके दोस्त हैं ना सर। नहीं वो सबके दोस्त वो सबके आपको दोस्त पता है हैं। सबसे ज़्यादा वो किसके दोस्त हैं? क़य्यूम सिद्दीकी साहब के। अच्छा बात सुने ना, जी जी जजिस के केस के अंदर आज क्या हुआ नासिर साहब, मैं भी था आप भी थे, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, नहीं हामिद खान साहब ने अपने दलाइल शुरू किए हैं और दलाइल क्या थे, वो अपना वो जो समरीज थी, वो जो राय आई थी, वो सारी वो उन्होंने सब पढ़ी। और जब उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है आपने ये पढ़ लिया है, तो अब आप अपने जो कानूनी नुकात हैं वो उस पे आए अपने आर्गूमेंट्स दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं थक गया जी 2 बज गए, मैं थक गया। ना थोड़ा पिछली जमात का भी हवाला दे दे, वो कह रहे खत ना पढ़वाए नहीं नुकात पे आओ, वो भी इसी टाइप की कहानी थी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो थक गया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ख्याल था कि आपने मान नहीं किए हैं आर्गूमेंट्स, तो हमने कहा आप फ्रेश होंगे। उन्होंने कहा नहीं कि इस उम्र में मैं 2 बजे फ्रेश नहीं हो सकता। एक और भी बात उन्होंने की थी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कि आप अपने फार्मूलेशन दे दें। उन्होंने कहा फार्मूलेशन मैं दूंगा आखिर में, तहरीरी दलाइल में आखिर में दूंगा। तो वो कोर्ट उनको बार बार ये कह रही है कि आप सीनियर वकील हैं, तो बेहतर है कि देखें जो चीज़ हो चुकी है उसको रिपीट तो ना करें, अपने नए पॉइंट्स दें। लेकिन वो हामिद खान साहब ने वही पुरानी समरीज पढ़ी हैं आज भी और सारा कुछ, और उनका कहने का ये मकसद था कि जो ओथ के बारे में जो समरी प्राइम मिनिस्टर को गई थी जो आखिर में, ये पहले जजेस को जानी चाहिए थी जिन्होंने कंसेंट दिया, वो उनको नहीं दी गई, तो ये मैलिस है ना। उन्होंने कहा कि इसमें अगर सीनियरिटी का मामला ना होता मोहम्मद अली मजहर साहब ने, तो ये केस शायद हमारे पास आता ही ना। आर्गुमेंट यही था कि ये एक दिन में सारा मामला प्रोसेस किया हो कैसे गया। उनका मेन ये चीज़ थी कि एक दिन में ये कैसे हो गया। ठीक है, दुनिया एडवांस हो गई, ये चीज़ें हो जाती वो भी है। कल सुबह तक चलेगी। उन्होंने एक जवाब ये भी दिया था कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मामले में ये हुआ था, एक ही दिन में सब कुछ हो गया था, नोटिफिकेशन भी फाइल हो गई थी। अब वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला दिया था ना नाज़िर साहब, वो उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो गया। प्राइम मिनिस्टर को गए उधर वहाँ से नहीं वो तो आपने नहीं देखा, आपने अदम एतमाद की तहरीक जिसमें आइन तोड़ा था इमरान खान साहब की ने, वो कितनी देर में हुआ था। इधर फवाद चौधरी ने करारदाद पेश की, उधर उन्होंने कासिम सूरी ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद उन्होंने ये किया, उसके फ़ौरन बाद जो असम्बलियाँ तहलील कर दी, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो वो मतलब अच्छा नूर मुकद्दम का केस ये बड़ा मतलब आपको पता है कि इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा ग्रूसम मर्डर है, जिसमें उसको बेचारी को उसको सर काट के और जिस्म से। बहरहाल आज की जो हेयरिंग हुई उसमें बेंच था जस्टिस हाशिम खान साहब का, इश्तियाक इब्राहिम साहब का और जस्टिस बाकर नजफी का। तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के भी वकील हैं, काफ़ी महंगे वकील हैं, तो वो जो है
एक तो कयूम सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने अपनी पॉलिसी को दोबारा दोहराया है। जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुके हैं कि हमारा क्रिमिनल केसेस पे बहुत फोकस है और बिलखसूस जो सजाए मौत के सजाए मुकदमात हैं। मौत के केसेस हैं उनके ऊपर। तो उसका इजहार आज जस्टिस हाशिम काकर साहब ने ये किया कि पहले ये प्रैक्टिस रही है, जजेस पेन नहीं लेते थे। अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में है कैपिटल पनिशमेंट की या डेथ सेंटेंस की, तो उसको इब्तदाई समात के लिए मंजूर करके 10-10 साल तक पेंडिंग रखा जाता था। तो उसकी वजह से होता ये था कि 10-10 साल किसी मुलजिम को डेथ सेल में रहना पड़ता था और बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती थी जी कि हम इस शख्स को बरी करते हैं। तो ये मिस कैरिज ऑफ जस्टिस की जो माजी में जो मिसालें बनी हैं उसके इदराक के लिए जो पॉलिसी या जो एक तरीक़ाकार वज़े किया गया है उस पर बात की उन्होंने। फिर नहीं, उसमें अगर आप उसकी बहुत निटी-ग्रिटी के अंदर जाएंगे तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सलमान सफदर साहब के जो बुनियादी तौर पे आर्गूमेंट्स थे उनको अगर मैं जस्टिस बाकर नजफी के रिमार्क्स की सूरत में आपके सामने रखूं तो वो ये थी कि ये सारा कुछ केस सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आपका सारा केस जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो मौक्कल है उसने जो किया और कब किया उस दौरान वो होश के अंदर नहीं वो था। होश के अंदर नहीं था। ये चीज़ें पिछली हियरिंग पे भी ये उन्होंने कहा कि मेरे जो मौक्कल हैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। तो इस पे कोर्ट ने उनसे ये पूछा ज़रूर था कि ये पॉइंट अगर ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट में उठाया गया तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो ये चीज़ अभी जब आगे इस पे मज़ीद आर्ग्यू होना है तो कोर्ट की तरफ से ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा, सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि इस वकूए में कोई ऐनी शाहिद नहीं है और अगर कोई सीन के सीने देखा है तो वो एक कैमरे का लेंस है, यानी वो सीसीटीवी फुटेज है। और सीसीटीवी फुटेज के बारे में उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले का हवाला दिया, जो जज अरशद मलिक वाला जो वीडियो और ऑडियो को जांचने के जो पैरामीटर्स तय किए गए थे। तो जब उन्होंने उस फैसले को साइड किया तो जस्टिस हाशिम काकर साहब ने कहा कि सलमान सफदर साहब, जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं उस फैसले के पैरामीटर्स को अगर हम सामने रखें तो काबे में खड़े होकर भी अगर कोई शख्स कोई बात करे, कोई बयान दे तो उन पैरामीटर्स पे उस शख्स को भी साबित नहीं किया जा सकता। तो वो जिस जाहिर बात है वो फैसला उस वक्त भी बड़ा तनकीद का शिकार हुआ कि यार ये इन्होंने तो वो कर दिया है कि कभी ये चीज़ साबित ही ना हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब ने ये कहा जी कि 3 पोस्टमार्टम हुए। एक इब्तदाई पोस्टमार्टम उस वक्त हुआ जब एक पोली क्लिनिक के डॉक्टर ने ये कहा कि नूर मुकद्दम जो है उसकी डेथ की कंफर्मेशन की कि वो उसका मर चुकी है। 2 पोस्टमार्टम जो और हुए तो इन सब में मौत का जो वक्त है वो मुख्तलिफ है। तो इस आर्गूमेंट से भी अदालत को ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आई। जस्टिस हाशिम काकर साहब ने कहा कि ये जो मौत का वक्त के मौत कब हुई है डॉक्टर कैसे बता सकते हैं, 2-3 घंटे का जो डिफरेंस है वो तो रहता है। तो इसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि पुलिस सबसे पहले जो है वो जाए वकूआ के ऊपर पहुंची। तो पुलिस को ये कैसे पता चला कि ये वकूआ हुआ है, इस हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर खामोशी है। तो दूसरी साइड से नूर मुकद्दम के वकील शाखावर हैं। कल सलमान सफदर जब आर्ग्यूमेंट मुकम्मल करेंगे तो फिर उनकी बारी आएगी। और हाँ, मेरी शाखावर साहब से नाज़िर बात हो रही थी ना इसी बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो 342 का इसका स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये सारा केस यही है ना कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, तो जो कि प्लीज़ नीचे हो चुकी भी हैं और उस पर तो वो ये कह रहे थे कि 342 का जो इसका क्या नाम है इसका ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जो तो वो उसने 342 के अपने स्टेटमेंट ख़ुद लिखा और ख़ुद दिया। और फिर आज जस्टिस हाशिम काकड़ की भी ऑब्जर्वेशन थी और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब की भी कि वो इस बात से डिनाई ही नहीं कर रहा कि जो वकूआ और उसके बाद वो वहाँ पे था या नहीं था, वो तो वहाँ पे मौजूद था। तो और अपील भी खुद उसने लिखी है। तो ये जो आर्गूमेंट है कि वो इनसेन है, ये मेरा ख्याल आपको प्रिवेल करता नज़र आ रहा है। कयूम साहब, आपको याद है शिज़ोफ्रेनिया का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये होल्ड हुआ था कि ये तो साबित करना पड़ेगा कि शिज़ोफ्रेनिया का वो मरीज़ है। तो इधर तो ये वो वाला रूल नहीं साबित हो रहा ना। इस पे सर
इस पे इल्ज़ाम है कि ये ड्रग एडिक्टेड हाँ भी है। देखें ड्रग नहीं, लेकिन वो उसमें वो कह रहे थे कि वो जो सलमान सफदर कहते थे कि जो टेस्ट वगैरह थे उसके अंदर तो वो ये साबित नहीं हुआ कि उस वक्त ड्रग्स ली हुई थी या क्या था उसका। वो तो शायद अब वो काफी सारे लूप होल प्रोसिक्यूशन के लेकिन वो उनका हाईलाइट कर रहे थे वो- उसके लेकिन अंदर उनका- सीसीटीवी कैमरास उनको पोजीशन में ना लेना, उसका नक्शा ना बनाना, डीवीआर जो है वो नहीं होना, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है क्योंकि यही सोल एविडेंस है। तो ये सारी उनके आर्गूमेंट थे। और फिर उनका ये कि वो जो वो जो पुलिस पार्टी जब वहाँ पे गई तो वो थेरेपी वर्क्स वाले जो हैं वो वहाँ पे उसको लेके बैठे हुए थे। और फिर जब देखा वहाँ पे सरकटी लाश थी उसकी मुकद्दम की, तो उन्होंने जो है इसको पकड़ लिया और वो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको जाने दिया। तो उनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया अच्छा गया था? उनका तो ये भी इल्ज़ाम उनके टेक्निकल किस्म के एतराज़ात एप्लान थे। का एक और भी इल्ज़ाम है कि ये जो भी डिसीजन आया है ये सोशल मीडिया और मीडिया के प्रेशर की वजह से ये इतना मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। और क्यों जबकि इस केस में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि बहुत लूप होल्स हैं, एविडेंस को सही तरह अप्रिशिएट नहीं किया गया, और तो फिर ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लेकिन अगर वो भी मुश्किल हो रही हो तो ये ज़्यादा ट्रायल को वापस चली लेकिन जाएगी। लेकिन नासिर साहब ये अभी देखना है नहीं वो ये दोबारा पता नहीं, आई डोंट नो कि कोर्ट क्या व्यू लेती है। नहीं, वो ज़ाहिर है इस सूरत में बारे कि अगर वो कन्विंस कर सके, कन्विंस कर आज सके। जब ये ख़त्म हुआ ना तो वो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े दो ख़तरनाक लोग मौजूद हैं, तो कल सुबह नहीं होंगे तो कल सुबह हम सुनेंगे। मैं तो बड़े लाइटर दोनों सुबह नहीं है। तो यानी आप मौजूद थे, यानी आप मौजूद थे। तो वो बहरहाल वो उनका एक लाइटर नोट में दो नाम लिए थे उन्होंने। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ कोई दूसरा नाम आए, तो इसलिए तो जनाब रिज़र्व सीट्स का जो केस है वो मुकदमा भी अब कल उसकी समाअत होगी। देखते हैं कि फैसल सिद्दीकी साहब की जादूगरियाँ और उनका दलाइल का अंदाज जैसे कि बॉक्सिंग रिंग के अंदर वो कितना दलाइल जो है वो पंचिंग साबित होते हैं। और अगर ये वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ तो अदालत उस दरख्वास्त के साथ क्या करती है, क्योंकि पब्लिक मनी के ऊपर जनाब ये जो भी कुछ हो रहा है तो वो है आईनी बेंच देखते हैं जुर्माना लगाता है या नहीं लगाता, या दरख्वास्त उनकी कबूल होती है। और कल ही जजेस की सीनियरिटी का केस जो है वो भी तवक्को यही है, क्योंकि हामिद खान साहब के बाद दरीस अशरफ हैं, पौना घंटा उनसे कहा गया है फैसल सिद्दीकी। हाँ, तो वो ये दलाइल होंगे, क्योंकि दरीस अशरफ साहब ने तो कहा है जो इमरान खान के वकील हैं कि मैं तो 10 से 15 मिनट लूँगा, और पौन घंटा उन्होंने हामिद खान साहब को कहा है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँचता है केस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शायद दस्तूर से एक स्लाइव से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।